हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बबल टेल्स। चलिए आज के अमेजिंग वीडियो के सफ़र पर। क्या तुम बाइक राइड करना सीखना चाहोगे? सैयद ने पूछा। ये ईवो को बस शेयर करने के लिए था, ज़रूरी था। लेकिन ईवो इधर वो तो खुशी से तैयार हो गया। वो हमेशा से राइड करना चाहता था। उसके लिए ये एक कूल चीज़ थी। सैयद ने अपनी बाइक निकाली और ईवो की तरफ एक हेलमेट पकड़ाया। ईवो ने उसे अपने सर पर टाई करते हुए पूछा, क्या मैं हैंडसम लग रहा हूँ? सैयद ने पूछा, क्या ये मैटर करता है? तुम किसके लिए बाइक राइड करना चाहते हो? ईवो ने कहा, किसी और के लिए नहीं, मैं बस ये पूछ रहा हूँ कि ये हेलमेट मुझे सूट कर रहा है ना? हाँ, नार्सिसिस्ट, हैंडसम ऑब्सेस्ड लॉर्ड। सैयद ने ईवो को ताना मारा। ईवो ने कहा, नहीं मैं नहीं हूँ। सैयद ने कहा, और चिल्लाओ, फिर मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाला। नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, ईवो एक क्यूट फेस के साथ कहने लगा। और फिर उनका वो सीखने सिखाने का सफ़र शुरू हुआ। ईवो सच में बहुत जल्दी चीज़ें सीखता था। बस कुछ ही दिनों में वो अपनी बाइक लेके मेन रोड पर चला गया। यूजुअली सीएन उसके पीछे बैठता था जब भी वो ड्राइव करता था, पर आज पहली बार सीएन ने उसे अकेले बाइक चलाने के लिए कहा। जबकि वो पास ही के शॉप में कुछ सामान लेने के लिए चला गया, पर तभी वहाँ पर चिल्लाने की आवाज़ आने लगी, चोर चोर चोर। और सीएन कुछ समझे इससे पहले ही कि वो उस चोर के पीछे गाड़ी भगाने लगा। सीएन इधर समझ भी नहीं पा रहा था कि वो को सही से बाइक भी चलानी नहीं आती और ये बस उस चोर के पीछे भाग रहा है। तो सीएन ने बस आव देखा ना था, वहाँ पास खड़े एक आदमी से उसने पूछा, क्या मैं आपकी बाइक ले सकता हूँ? इससे पहले कि वो आदमी जवाब दे देता, सीएन तुरंत उसकी बाइक लेकर ईवो के पीछे दौड़ पड़ा। जितना वो ठग इन रोड्स को जानता था, गली मोहल्ले को जानता था, उसी तरह से ईवो और सीएन भी जानते थे। वहाँ पर खड़े लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि कोई चक्रवात आकर चला गया। इतनी तेज तेज वो तीनों गाड़ियाँ भगा रहे थे। कुछ ही देर में सीएन उन दोनों के पास पहुँच गया। वैसे ईवो कोई भी नारो बात नहीं पकड़ रहा था। शायद से वो अभी भी होश में हो कि इससे उसका एक्सीडेंट हो सकता है। इसी भगदड़ में सीएन ने उस चोर को पकड़ लिया। एक्चुअली वो चोर किसी साइकिल सवार से टकरा गया, नीचे गिर गया, उसके हाथ से वो पर्स भी छूट गया। सीएन सीधा उस चोर के सामने आकर खड़ा हुआ, तो वो चोर भागने की बजाय सीधा सीएन के पैरों में गिर पड़ा। तब तक ईवो भी वहाँ पहुँच चुका था और उसे खतरे का अंदेशा हो चुका था। जिस तरह से सीएन अपने ऑरा में वहाँ पर खड़ा था, ईवो समझ चुका था कि अभी बहुत बुरा होने वाला है, बहुत ही भयंकर कुछ। इधर सीएन ने उस चोर को एक जोर की किक मारी और ईवो की तरफ बढ़ा। उसने उस पर्स को ईवो की तरफ फेंकते हुए कहा, इस मामूली चीज़ के लिए तुम अपनी जान दांव पर लगा रहे थे। क्या साबित करना चाहते थे कि तुम कोई हीरो हो? वैसे अब जाकर ईवो ने सीएन से पूछा, वैसे ये बाइक किसकी थी? अब जाकर सीएन ने उसकी तरफ देखा। ये बाइक नहीं, एक्चुअली साइकिल थी जिसके सारे टायर फट चुके थे, बेंड हो चुके थे। मतलब सीएन ने उसे पूरी तरह से तोड़ मरोड़ दिया था। सब तुम्हारी वजह से। किसने कहा था रोड पर उतरते ही हीरो बनने के लिए? सीएन ने ईवो पर गुस्सा उतारते हुए कहा। वैसे आजकल साइकिल कितने की आती है? उसने पूछा। रुको चेक करता हूँ, कहते हुए ईवो ने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और सीएन के सामने वो उसका प्राइस पकड़ा दिया साइकिल के पिक्चर के साथ। हे भगवान! सीएन बस उसे देखता ही रह गया। अब उसने उस आदमी को साइकिल का हर्जाना दिया, गालियाँ खाई, फिर उस लेडी को उसका पर्स लौटाया जिसने उन्हें दुआएं दी। ईवो ने तुरंत क्लियर कर दिया, अरे अरे मैं नहीं, मेरा भाई था जिसने उस चोर को पकड़ा। वो जो साइकिल से पीछा कर रहा था? उस लेडी ने चौंक कर पूछा। हाँ, ईवो ने कहा। वाह, वो लेडी तो सीन की बावरी हो गई। ईवो मुस्कुराया। आते हुए पूरे वक्त सीएन ने ईवो को बहुत ही ज़्यादा चिढ़ाया। जब वो घर पहुंचे, सीएन ने ईवो से पूछा, क्या तुम स्केटबोर्डिंग क्लब को ज्वाइन नहीं करने वाले? ईवो ने कहा, हाँ मैं अभी काफ़ी हद तक ठीक हूँ, बस कुछ मार्क्स रह गए हैं,
वो अपने निशान दिखाता हुआ बोला। सीएन ने कहा, कोई बात नहीं, लॉन्ग स्लीव्स के शॉर्ट्स पहन लेना, हमारे पास कम है पर हम खरीद सकते हैं। एकाएक सीएन ने ईवो को पुकारा। ईवो। ईवो चौंक गया। सीएन ऐसे उसका नाम कभी भी नहीं लेता था। सीएन ने कहा, अब तुम बड़े हो गए हो, अकेले रह सकते हो। वैसे घुमा फिरा कर बातें करना दोनों को भी नहीं आता था। ईवो ने सीधे सीधे पूछ लिया, तुम मुझे अकेले रहने के लिए क्यों मजबूर कर रहे हो? क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊं? क्या मैं तुम्हारे लिए बर्डन हूँ? सीएन ने कहा, नहीं, ये अच्छे के लिए है। ईवो ने पूछा, किसके अच्छे के लिए? सीएन ने कहा, तुम्हारे अच्छे के लिए। मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ रहो, क्योंकि यहाँ रहना सेफ नहीं है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें एक सेफ प्लेस पर ले जाऊँ, पर तुम्हें ऐसा न लगे कि मैं तुम्हें अबैंडन कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले तुमसे पूछ रहा हूँ। ईवो ने कहा, वाह, जस्ट वाह, या तो मुझे यहाँ से भगाने की तैयारी कर रहे हो और मैं खामखाई तुमसे बराबरी करने की कोशिश कर रहा था। सीएन चिल्लाया, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम मेरी हर ऑर्डर को मानोगे, फिर अब क्या हुआ? इस पर ईवो ने कुछ नहीं कहा, वो बस खड़ा हुआ। ये बात अलग है कि उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। फिर आखिरकार वो बुदबुदाया, तुम बहुत सेल्फिश हो। बस उस रात उन दोनों के बीच में कोई बात नहीं हुई। अगली सुबह ईवो जल्दी उठकर स्केटबोर्डिंग क्लब चला गया। सीएन ने भी उससे कुछ नहीं कहा। फिर वो ऑफिस चला गया, जहाँ जाकर सीएन पूछ रहा था, क्या मुझे सच में ये करना पड़ेगा? क्या प्रॉब्लम है? वो बस 1 साल का ही तो बच्चा है। प्रेसिडेंट उसे पूछ रही थी। सीएन ने पूछा, उस 1 साल के बच्चे ने कौन सा गुनाह किया है? इस पर प्रेसिडेंट चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें हो क्या गया है सीएन? क्या सच में ये तुम ही हो? पहले तो कभी तुमने ऐसा उल्टा सवाल नहीं किया। बस ये तुम हो इसलिए बच गए, वरना मुझसे जबान लड़ाने वाले को यहीं पर जान देनी पड़ती। जितना कहा है बस उतना करो, जाओ और जाकर काम कंप्लीट करो जो हमने लिया है, दैट्स इट। जाओ यहाँ से। प्रेसिडेंट ने कहा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? हम क्लाइंट को मार सकते हैं। सीएन फिर से उन्हें रोकने की कोशिश करने लगा। होश में आओ सीएन, मदर चिल्लाई, तुम कोई कोर्ट के जज नहीं हो। इतने सॉफ्ट मत बनो, ये क्रीपी लग रहा है तुम पर। ये मेरा सीएन नहीं है। सीएन तब भी चुपचाप खड़ा रहा। तो प्रेसिडेंट बोली, क्या हुआ है तुम्हें? फिर वो अपने हाई हील से चलते हुए दूसरी तरफ चली गई। फिर सीएन से बोली, वो स्लम एरिया है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज दूँगी, समझदारी से काम करना। और याद रखना, अगर ये काम तुम नहीं करोगे तो मैं किसी लो क्लास को भेज दूँगी और वो सिर्फ टारगेट को ख़त्म नहीं करेगा, उसके साथ पता नहीं कितनी जाने जाएंगी, पुलिस केस होगी और इस सब के लिए तुम ही जिम्मेदार रहोगे। कुछ टाइम पहले ही प्रेसिडेंट को ये नया काम मिला था। प्रेसिडेंट ने इसे चेक किया तो पता चला कि इस चाइल्ड की मदर एक प्रोस्टिट्यूट है और उसे कोई परवाह नहीं थी कि इस बच्चे का बाप कौन है। वो बच्चे को रखना चाहती थी। ऊपर से उसकी जो एजेंसी है, उन्हें ये भी पता था कि कुछ लोग प्रेग्नेंट वुमन को प्रेफर करते हैं, इसलिए उन्होंने ये सब चलने दिया। फिर जब वो 6 महीने तक प्रेग्नेंट रही, उन्होंने इस बच्चे से छुटकारा पाकर उसे वापस से शेप में लाकर काम पर रखने की इच्छा जताई, तो इस लड़की ने मना कर दिया। फिर किसी एल्डर प्रोस्टिट्यूट की मदद से वो वहाँ से भाग निकली, बच्चे को जन्म दिया और फिर स्लम एरिया में रहने लगी, अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करने लगी। पर आज भी वो कुछ डिज़ायरेबल थी, इस वजह से उसकी एजेंसी चाहती थी कि वो वापस से काम ज्वाइन करे, जिसके लिए उन्हें उसके बच्चे से छुटकारा चाहिए था। पर इस सब में वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते थे, इसलिए इस कंपनी की मदद ले रहे थे। सीएन की ऐसे बातों पर अब प्रेसिडेंट भी सोच में पड़ गई। फिर कुछ सोचते हुए उसने सीएन से कहा, हम अपना काम तो कैंसिल नहीं कर सकते, पर ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम टास्क कंप्लीट करना चाहते हो या उन दोनों को ही
इस ज़िंदगी से आज़ाद करना चाहते हो। सेन ने नोट किया, फिर पेपर्स लेकर वहाँ से चला गया। रास्ते में उसे डी मिला। गुड मॉर्निंग। डी ने सेन को विश किया। गुड मॉर्निंग, सेन ने भी कहा। फिर कुछ देर रुककर उसने कहा, थैंक्स उस दिन मुझे एम के बारे में बताने के लिए। यू आर वेलकम, डी ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर कंफ्यूज होकर पूछा, वैसे सेन, तुम अपने भाई को यहाँ से दूर क्यों भेजना चाहते हो? वो तो एक टॉय है ना? सेन ने डी को घूर कर देखा तो डी आगे कहने लगा, वैसे तुम जैसे हो, फियर्स, रूथलेस, अनकॉम्प्रोमाइजिंग, पर जैसे ही तुम्हारे भाई की बात आती है तुम चेंज हो जाते हो। डी के चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट साफ दिख रही थी। वो सोचने लगा, तुमने मुझे भी बचाया था और उसे भी, पर ये दोनों बातें अलग अलग क्यों हैं? इस पर शेर ने जवाब दिया, हम यहाँ पर बस लोगों को मारने के लिए है। अगर कोई हमारे काम का नहीं होता तो बेहतर है कि हम उससे निजात पा लें। इतना कहकर सेन वहाँ से आगे चल दिया। इससे पहले किलिंग सेन के लिए बस एक स्किलफुल गेम था, पर जब से वो उसकी ज़िंदगी में आया है उसे सही गलत का फ़र्क दिखता है उसकी आंखों में। पर अगर एक बार उसे ईबो की आदत पड़ गई तो उसे निकलना आसान नहीं होगा। और सेन भूल चुका है कि दर्द क्या होता है। वो वापस से उन्हीं सब फीलिंग्स को फेस नहीं करना चाहता। आखिरकार सेन उस जगह पर पहुंच ही गया जहां की लोकेशन उसे मिली थी। ये सच में बड़ा क्राउडेड एरिया था। वैसे सेन ने अपना रेगुलर यूनिफॉर्म नहीं पहना था, बस पुराने से कपड़े पहन कर आया था। फिर भी उस पर लोगों की नज़र गड़ सकती थी क्योंकि वहाँ पर कोई भी वेल बिल्ड गठीले शरीर वाला नहीं था। अब पहले तो उसने उस जगह का जायज़ा लिया कि वो कहाँ से यहाँ से निकल सकता है। फिर वो अपने टारगेट के पास पहुँचा। उसके उसके पॉकेट्स में साइलेंसर लगी हुई बंदूक थी। उसका टारगेट सो रहा था, अपने मुंह में अंगूठा लेकर। कितना प्योर लग रहा था। यह जगह सिंपल सी थी। टारगेट के कपड़े भी फटे हुए थे, पुराने। घर में इधर उधर बस थोड़ी सी चीज़ें पड़ी हुई थी, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी सामान। उस बेबी को देखकर सेन ने अपनी गन निकाली और उसकी तरफ पॉइंट किया, पर वो ट्रिगर दबा नहीं पाया। क्या सोच रहे हो सेन? बस ट्रिगर पुल करो, इतना सा ही काम है। सेन खुद को समझा रहा था, पर वो कर नहीं पाया। तभी वो दरवाज़ा खुला और सामने एक यंग लड़की दिखाई दी, बिल्कुल डरी सहमी। उसने कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी लाई हुई चीज़ें वहीं गिर गई और वो दौड़कर अपने बच्चे के पास गई। प्लीज़ प्लीज़ इसे कुछ मत करना, वो कहने लगी। और बिना बंदूक की परवाह किए वो बस अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने लगी। वैसे तो सेन काफ़ी फास्ट था, पर एक मदर से फास्ट नहीं हो सकता था। वो अभी भी सर झुकाकर वहीं खड़ा रहा। उसने कहा, चली जाओ यहाँ से, बहुत दूर। वो क्या सोच रहा था उसे खुद भी नहीं पता, पर उसकी बातें सुनकर ये लड़की कंफ्यूज हो गई। सेन ने फिर से कहा, चली जाओ यहाँ से, बहुत दूर, चुपचाप और जल्दी से। वो लड़की कंफ्यूज होकर बस सेन की तरफ ही देखने लगी। अब सेन का गुस्सा बढ़ने लगा था। उसकी गन पर पकड़ और मजबूत हो गई थी, पर इधर वो लड़की बस कंफ्यूज होकर सेन को देखे जा रही थी। समझ नहीं पा रही थी एक अकेली लड़की इतनी जल्दबाजी में और चुपके से कहाँ जाएगी, वो भी एक बच्चे को लेकर, एक अजनबी पर भरोसा कर कर। सेन उसकी इस हेल्पलेसनेस से तंग आ गया और उसने बस गन पॉइंट कर दी उसकी तरफ और गुस्से में धड़ाधड़ गोलियां चलाने लगा, जबकि इन सब की ज़रूरत भी नहीं थी। एक गोली से काम चल जाता, पर वो फायर करता रहा। उसके सामने तो लाइफलेस बॉडीज गिर गई। सेन बहुत बुरी तरह से हाँफने लगा। वहाँ हर तरफ बस खून ही खून हो गया। सेन ने अपना हाथ नीचे कर लिया। वो पूरा नम हो चुका था। उसके हाथ से गन भी गिर गई थी, पर वो वहाँ अकेला नहीं था। दरवाजे पर एक और लड़का खड़ा था।
जिसकी हालत भी कुछ ऐसी ही थी। उसके हाथ में जो बिस्किट का पैकेट था वो भी नीचे गिर गया और वो सोचने लगा, तो ये इतना पावरफुल है। उसके चेहरे पर बस हेट्रेड के एक्सप्रेशन थे जिन्हें सेन चाहकर भी बदल नहीं सकता था। हाँ, उसने कोशिश की थी किस्मत को बदलने की, पर वो उसके साथ कभी भी नहीं थी। वो लड़का बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया, बस उसने दरवाज़ा बंद किया और वो वहाँ से भाग गया अपना सर पकड़कर। उसने आज जो देखा था वो उस पर यकीन नहीं करना चाहता था। एक पल में ही उसकी सारी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो बस भागता रहा जब तक कि थक नहीं जाता। जब थक गया बस रुककर बड़ी ज़ोर से चिल्लाया। इधर से मोशनलेसली बस देख रहा था कैसे ईबो ने दरवाज़ा पटका और वो भाग गया। फाइनली अब टाइम आ गया है। सेन सोचने लगा, अब तो वो मुझे छोड़कर चला जाएगा। इसे शायद ऐसे ही होना था। नीचे बैठते हुए वो सोचने लगा, कम से कम अब तो वो अकेला रहने के लिए मान जाएगा। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। फिर एकाएक सामने से एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आई और सेन होश में आ गया। खड़ा हुआ, सामने वाली औरत कह रही थी, ए लड़की, वो जो यहाँ प्यारा सा लड़का आया था वो ऐसे शुतुरमुर्ग के जैसे क्यों भाग गया? कहते हुए वो लेडी हंसने लगी और सेन इस बात से और भी ज़्यादा चिढ़ गया। यहाँ उन्हें क्या पता कि वो की हालत कैसी हुई होगी और वो बस उसका मजाक बना रही है। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।